मैं रवि आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आज की टॉपिक पे बात करते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज मैं जो सीखेंगे हम लोग वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण क्या है, कंप्यूटर की जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर का जो डिवाइडेशन है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ियों के आधार पर बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि ये 5 जनरेशन में हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन है हार्डवेयर के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि डाटा प्रोसेसिंग के आधार पे, यानी कि डाटा प्रोसेस जो होती है बेसिस के उसके आधार पे बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो और उसके बाद जो होता है मेन इंपॉर्टेंस जो होती है कि साइज और परफॉर्मेंस के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो साइज और परफॉर्मेंस के आधार पे कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर, एक आता है आपका ये मोबाइल कंप्यूटर। तो इसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन तभी भी इसको एक कैलकुलेशन में लिया जाता है कि मोबाइल कंप्यूटर, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर आज का जो है ना वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो था कि हम लोग यूज जो करते हैं कंप्यूटर, अभी आपके प्रेजेंट टाइम में आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो कौन सा है। तो वो आपको मैं यहाँ पे जनरली बता देता हूँ कि वो जो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि एक स्पेशल पर्पस के आधार पे हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद एक जनरल पर्पस के आधार पे सीखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर को, कि जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर जो कह रहा है, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो जनरेशन की जो पहली जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, वो आपकी कब से चली थी, 1940 से 1956 है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो जनरेशन का ईयर है, इसकी जनरेशन की ईयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ईयर जो होती है यह एक अनुमानित है। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपका एक लिखित है। आप जितने अगर कहीं जनरेशन में आप पढ़ते हैं कंप्यूटर की, और जितने भी आप वहाँ पे ईयर देखेंगे तो आपके अलग अलग ईयर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा, लेकिन जो अधिकतर किताबों में और अधिकतर जो यूज होते हैं, अधिकतर जो एक अनुमानित लगाया गया है उसकी बात कर रहा हूँ, और वो आपको 1940 से लेकर 1956 ही आपकी मानी जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन होता है। अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, तो यानी 1940 का जो प्रमाण होता है, हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था उन्होंने डॉक्टर हार्वर्ड आइकोन ने बनाया था। ठीक है, तो वहाँ से वही हमारा स्टार्ट होता है 1940 का, जो पीढ़ियाँ जो स्टार्ट होती हैं, यानी हार्डवेयर में क्या क्या हमारे विकसित हुए हैं। तो देखिए इस जनरेशन में क्या क्या यूज हुआ था। तो इस जनरेशन में आपका यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब का एक फिगर आपके सामने है, देखिए ये वैक्यूम ट्यूब होता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, ये हमारी जो फिगर होती है, यानी अभी हम जब मॉनिटर पढ़ा था तो मॉनिटर में हमने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व इसी को कहते हैं, इसी को हम वॉल्व भी बोलते हैं और वैक्यूम ट्यूब भी इसी को बोला जाता है। यानी इसी के माध्यम से क्या होता है कि हमारी जो डिस्प्ले होती है, हमारी जो फिगर होते हैं वो आपके डिस्प्ले कराता है हमारे सामने। नेक्स्ट कह रहा है कि इस जनरेशन में कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज यानी 0 और 1 का यूज किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में लैंग्वेज पढ़ा था, तो आपको पता है कंप्यूटर क्या समझता है, केवल 0 और 1 यानी कि मशीनी लैंग्वेज, जिसको हम मशीनी कोड के नाम से जानते हैं। उसके बाद कह रहे हैं इस जनरेशन में कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, अब स्टोरेज की मतलब क्या है कि स्टोर करना, यानी कि भंडारण करना, इसको सुरक्षित रखना, स्टोर करना। ठीक है, पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। अब आप सोचेंगे कि पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम है क्या। ठीक है, हम तो स्टोरेज के लिए सुनते हैं कि भाई आपका पेन ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी होते हैं, डीवीडी होते हैं। ठीक है, आप सही हैं, लेकिन वो कौन से जनरेशन का है, आज की जनरेशन की है। लेकिन जब पहली जनरेशन हमारी कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, उस समय हमारे स्टोरेज के लिए ये पंच कार्ड यूज हुआ था। तो ये पंच कार्ड आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारा जो होता है ना, ये पंच कार्ड होता है।
ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझने में इजी हो। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिएगा जिससे आप भूलें ना, आपको याद रहे, माइंड में सेट रहे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा और अधिक ऊर्जा खपत करता था। स्वाभाविक चीज है कि जब ये साइज में बड़ा होगा, जब इसकी साइज बड़ी होगी तो ऊर्जा भी अधिक खपत करेगा। ठीक है, आगे देखिए, इस जनरेशन में कंप्यूटर एनिएक, यूनिमैक और आईबीएम का मार्क वन है। यानी कहने का मतलब जब वह जनरेशन का, जब फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था वो एनिएक यूज हुआ था और यूनिमैक यूज हुआ था। ठीक है, आईबीएम, आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, जिसका जो पहला कंप्यूटर उन्होंने बनाया था मार्क वन, और वह आपका पहले जनरेशन में यूज हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इस जनरेशन कंप्यूटर में 1952 में, ठीक है ये ध्यान दीजिएगा, 1952 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता भी है, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। ठीक है, यानी कि डॉक्टर ग्रेस हॉपर जो थे वो क्या किए थे, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया था। अब आपको पता है कि लैंग्वेज आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज क्या करता था, आप कमेंट में बताइएगा। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। असेंबली लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, ये ट्रांसलेशन का काम करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके क्या करता है, एक कोडिंग भाषा में चेंज कर देता है, बदल देता है। जिससे क्या होता था, हमारा जो प्रोग्राम होता था लिखना और पढ़ना आसान हो जाता था। क्यों, क्योंकि भाई कंप्यूटर तो आपका जीरो और वन यानी मशीनी कोड में ही समझता था, आपका और कोई तो भाषा समझता नहीं है। इसलिए जो है कि वो असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ, जो आम इंसान जो है कि अपनी बातों को, अपने प्रोग्राम को आसानी से जीरो और वन कोडिंग में अपनी भाषा को लिख सके। ठीक है, आगे देखिए, इस जनरेशन की जो कंप्यूटर की स्पीड होती थी वो मिली सेकेंड में होती थी। ये याद रखिएगा, ट्रिपल सी के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ट्रिपल सी हो या वो लेवल में है या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपकी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्पीड क्या थी, सेकेंड की क्या थी, थर्ड की क्या थी, फोर्थ की क्या थी, इस तरीके से पूछता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट, इस जनरेशन के कंप्यूटर बॉस, बॉस का पूरा नाम होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, का यूज हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे अभी कंफ्यूज होंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो आज की डेट में, आज अपने मोबाइल में एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर में विंडोज 7 यानी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं, वही है। लेकिन आज की डेट में लेटेस्ट है। अब वही लेटेस्ट नहीं था, पहले बॉस के नाम से जाना जाता था, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आई थिंक आप लोग को फर्स्ट जनरेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन क्या कह रहा है। सेकेंड जनरेशन कह रहा है आपका कि पहले इसकी ईयर की बात करते हैं। इसकी जो ईयर है 1956 से लेकर 1963। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, 1956 से लेकर 1963, ये याद रखिएगा हमेशा जनरेशन। ठीक है, इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा लोग यही पूछते हैं, आप जब कंप्यूटर पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि बताओ सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन का आपका जो हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन का ईयर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कुछ फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा अच्छे से आप घर पे पढ़ना स्टार्ट करिए, समझिए उस चीज़ को। ठीक है, नहीं तो आप अगर इस पूरा फंडामेंटल का पूरा बुक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तब, तो आप उसको आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फाइल में, और उसको आप अपना घर पे आराम से पढ़िए और तैयारी करते रहिए। चलिए जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। इस जनरेशन में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर देखिए कई सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सभी को अलग अलग हमने दिखाने की कोशिश की है आपको कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप अगर, और ये देखिए ट्रांजिस्टर एक ऐसा हार्डवेयर पार्ट होता है कि ये कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, आपका मोबाइल हो, टीवी हो, रेडियो हो, कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, वो बिना ट्रांजिस्टर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज ही नहीं होता है। यानी ट्रांजिस्टर ही है जो डाटा को, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको देखिए कई सारे ट्रांजिस्टर हैं, ये आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, आपके अगर घर में अगर कोई कबाड़ ऐसा कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो तो उसको ओपन करके देखने की कोशिश करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस फिगर के माध्यम से अगर देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही ट्रांजिस्टर होता है। आगे देखिए, इस जनरेशन
कि कंप्यूटर छोटा और विद्युत कम खपत करता था। स्वाभाविक चीज़ है, जब ये कंप्यूटर जब छोटा होगा तो आपका जब बिजली खपत कम होगा, क्योंकि आज की डेट में जो भी चीज़ें हो रहा है बिजली को बचाने के लिए ही तो हो रहा है। यानी हर एक चीज़, जैसे अभी हम लोग मॉनिटर यूज करते थे, पहले सीआरटी यूज करते थे, ठीक है, उसके बाद एलसीडी यूज कर रहे हैं, अब हम लोग एलईडी यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब सारे चीज़ें जो है कि बिजली को बचाने के लिए ही तो यूज हो रहे हैं। आगे देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर में एरर कम पाए जाते हैं। एरर का मतलब क्या है, गलतियां। यानी जब सेकंड जनरेशन के मुझे बदलाव तो भी होगा आपके, जब उसमें नए नए इक्विपमेंट आपके पड़ेंगे, हर एक चीज़ आपका जनरेशन में आपका इनोवेशन हो रहा है, तो गलतियां तो कम मिलना ही स्वाभाविक है। आगे देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर स्टोरेज के लिए, अभी हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था पंच कार्ड स्टोरेज के लिए, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एमएसटी यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, एमसीटी मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिससे हम स्टोरेज की क्षमता और स्पीड में वृद्धि हुई। यानी स्वाभाविक चीज़ है, जब कोई कैपेसिटी, कोई हार्डवेयर, जब आपका जब इक्विपमेंट जब एक नए तरीका होगा तो पहले से अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए, फिगर के माध्यम से हमने ये भी दिखाने की कोशिश किया है आपको, ये मैग्नेटिक आपका है, ठीक है, और एक मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी है, ये आपका देख लीजिए फिगर के माध्यम से। अब ये देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इसका तो आपका यूज होता है अभी भी, इसका नहीं यूज होता है, यानी कि एमसीटी का यूज अब नहीं होता है। इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी माइक्रो सेकेंड में मापी जाती है, ठीक है, यानी जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होते थे उनकी स्पीड माइक्रो सेकेंड होती थी। लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, मशीनी लैंग्वेज का यूज हम लोग नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज होता था, इस प्रोग्राम को ऑलरेडी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि हमें मशीनी लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, कि बिना मशीनी लैंग्वेज का कोई भी काम नहीं करेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर तो मशीनी लैंग्वेज का ही काम करता है, बिना मशीनी लैंग्वेज का तो काम करेगा ही नहीं। आगे देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, टीएस ओएस, इसका पूरा नाम होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टीटास्किंग। आपको आइडिया लग गया होगा, हमने आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, ठीक है। तो जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, यानी एक समय में कई सारे टास्कों को पूरा कर सकता था। यानी सिंपल सी भाषा में मैं आपको एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उससे अभी आपको मैंने जब सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें समझाया था, बताया था। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो इसके पहले वाली क्लास आप अटेंड कर लीजिएगा। सिंपल सी मल्टीटास्किंग का मतलब होता था कि एक समय में आप ऑडियो, वीडियो, गेम, फोन कॉलिंग, मैसेज, ठीक है, ये सब सारे काम एक साथ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से क्या होता है, काम करने के तरीके को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। अब सिंगल टास्किंग में क्या होता था कि भाई एक समय में आप अगर किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं तो आप फ़ोन पे बातें ही कर सकते हैं, गेम खेल रहे हैं तो गेम ही खेल सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो ही देख रहे हैं, यानी एक समय में एक ही काम कर सकते हैं और कोई काम करने की संभावनाएं नहीं होती थी, क्योंकि वह क्या होता था, सिंगल यूजर होता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता था, मल्टीटास्किंग होते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इस जनरेशन कंप्यूटर व्यवसाय तथा उद्योग में यूज होने लगा, ठीक है। देखिए, जब इसमें हम स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का जब यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे, तो यानी कि अभी जो कंप्यूटर होते थे ये क्या नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। जो एक आम व्यवसाय, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो एक आम इंसान से बहुत कोसों दूर था, वो आम इंसान के लिए नहीं था, ठीक है। एक अभी केवल केवल व्यवसाय या कोई बड़े उद्योग के लिए यूज किया जा रहा था, अब ठीक है, ये आम इंसान के लिए नहीं यूज हो रहा था। आगे देखिए क्या कहते हैं, इस जनरेशन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के लिए कोबोल, देखिए कोबोल एक प्रकार का जो होता है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम देखिए क्या होता है, याद रखिएगा, जितने भी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ वो याद करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। याद नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगा। तो इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद फोर्ट्रॉन है, लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन और मिल गया आपको कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का आविष्कार आईबीएम ने किया था, ठीक है। तो ये सब जो जनरेशन के कोबोल और फोर्ट्रॉन यूज हुआ था कौन से जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। तो ये सेकेंड जनरेशन की चीजें थी, आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि सेकेंड जनरेशन में क्या क्या यूज हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जनरेशन में थर्ड जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का यूज जो 1964 से 1971 तक यूज हुआ था, ठीक है।
याद रखिएगा, इसको याद करना आपका काम है। हमारा काम है पढ़ाना, आपको समझाना। आपको अगर प्रॉब्लम आती क्रिएट होती है कोई भी, तो आप हमसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार हमसे आप व्हाट्सएप से, आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है, आप पूछ सकते हैं आप हमें, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम आपको, देखिए व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप हमें व्हाट्सएप पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये होती क्या है, ठीक है। तो हम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे क्या करें, यूट्यूब पे जाकर आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको सारी चीज़ें कोशिश करेंगे बताने की। चलिए देखिए, थर्ड जनरेशन जो है इसका ईयर आपको पता चल गया 1964 से 1971, ठीक है। तो अभी आपको मैंने फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये फंडामेंटल का बुक अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगा, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। घर पे आराम से पढ़ते रहिए इसको पूरे। हम तो आपको समझा दिए पूरी क्लास में, आपको अच्छे से समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन तभी भी अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर, ट्रांजिस्टर याद रखिएगा, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पर किसका यूज हुआ था, आईसी। आईसी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यही होती है आईसी, ठीक है। देखिए ये जो होते हैं ना, ये आईसी, हमारे आईसी का फिगर है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। यही हमारी आईसी होती है, देखिए, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड आदि एक छोटे से चिप पे लगे होते हैं। यानी कि ये जो छोटा सा चिप है, ठीक है, इसी पे आपके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गए, डायोड हो गए, मोस्फेट हो गए, और भी तमाम आपके बहुत सारे कंटेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो आपके एक ही चिप पे आपके मौजूद हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपके इतने सारे कंपोनेंट एक ही चिप पे है तो स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आप आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, इस जनरेशन के कंप्यूटर स्टार्टिंग में, यानी जब ये कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था उस समय, SSI, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और बाद में MSI का पूरा नाम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये SSI और MSI क्या है। तो ये SSI और MSI ये आपका चिप का नाम है। ये जो चिप दिख रहा है ना, ये इसी चिप की बात हो रही है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये आपके क्या होते थे, चिप होते थे, ठीक है, जो एक आईसी के रूप में होता है। आईसी का पूरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतर तो बच्चों को पता होता है, आईसी बहुत सुने होंगे। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आई थिंक आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्या करें, इस जनरेशन के कंप्यूटर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप और डिस्क टैप में वृद्धि हुई, ठीक है। वही मैग्नेटिक टैप जो आपका पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, पिछली क्लास का, यानी कि आपके पिछली जनरेशन में, यानी सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। आगे देखिए, इस जनरेशन में कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है। अब उस लैंग्वेज में क्या क्या, PL/1, पास्कल तथा बेसिक लैंग्वेज का विकास हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्वेश्चन दे दिया कि PL/1 एक किस प्रकार का लैंग्वेज, HLL है यानी हाई लेवल लैंग्वेज है, LLL है लो लेवल लैंग्वेज है, MLL है मीडियम लेवल लैंग्वेज है, या आपका असेंबली लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, किस प्रकार का लैंग्वेज है। तो आपको हमेशा पता होगा, याद रखिएगा कि PL/1, पास्कल, बेसिक, यह आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर OS के लिए TSOS यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई का मतलब क्या हुआ कि इस जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था वो क्या होते थे कि जब कंप्यूटर, जब आपके जो सॉफ्टवेयर होते थे या जो हार्डवेयर होते थे, ठीक है, ये क्या होते थे कि ये मार्केट में बिकना स्टार्ट हो गया। यानी कि लोग क्या हो, थर्ड जनरेशन से लोग खरीदना, एक नॉर्मल इंसान भी खरीदना स्टार्ट कर दिया था अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। देखिए लिखा भी है कि यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यूजर
ठीक है, अभी इसे होमवर्क समझे या कुछ भी, आप हमें यूजर बताइए क्या होता है, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिए या व्हाट्सएप से मुझे बताइए कि यूजर कहते किसे हैं। ठीक है, मैं अब फिर बताऊंगा नहीं, क्योंकि यूजर मैं बार बार बता चुका हूँ कि यूजर कौन होता है, यूजर क्या कहलाता है। ठीक है, तो यूजर का जवाब जितने लोग हैं सभी लोग, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, यूजर हमें बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर 1965 में डीईसी, डीसी का पूरा नाम होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, डीईसी एक याद रखिएगा एक कंपनी है, जिस तरीके से आईबीएम एक प्रकार की कंपनी है उसी तरीके से डीईसी भी एक प्रकार की कंपनी है, के द्वारा प्रथम मिनी कंप्यूटर पीडीपी-8, मिनी कंप्यूटर में आपका पीडीपी-8 प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेसर का विकास हुआ था। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको एक और, कि आपका पीडीपी-8 जो कंप्यूटर होते थे उसका विकास किसने किया था, कब हुआ था, 1965 में डेक कंपनी के द्वारा हुआ था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपका डेक क्या होते हैं और मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में हमारा क्या हुआ था, जो फोर्थ जनरेशन की बात हो रही है। देखिए फोर्थ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज़ इसमें फोर्थ जनरेशन में आप याद करिएगा, एक एक चीज़ को आप हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन अगर आप कंफ्यूज होते हैं भूलते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत है। फोर्थ जनरेशन आपको बड़े अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन ही आज का जो जनरेशन है पूरा फोर्थ जनरेशन पे ही आधारित है। फिफ्थ जनरेशन में अभी क्या है, अभी वो प्रोग्रेस पे है, यानी कि वो अभी चल रहा है, लेकिन काम हमारा पूरा जो है फोर्थ जनरेशन के ही आधार पे हो रहा है। अब देखिए फोर्थ जनरेशन क्या कह रहा है, फोर्थ जनरेशन कह रहा है कि इस जनरेशन में कि कंप्यूटर में एलएसआई, आपको दिमाग में आना चाहिए कि एलएसआई क्या है। एलएसआई एक चिप है, इसका पूरा नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तथा वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, तथा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जवाब भी आप लोग दीजिएगा कमेंट में कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, का विकास हो, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं अब माइक्रो प्रोसेसर, एक बार आपको फिगर के माध्यम से बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। ठीक है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, आपको मैं एक बार हिंट दे दिया, आपको बता दिया। अगर आपने पहली या दूसरी वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो में ही आपको मैंने बताया था कि इस पार्ट का जो पहली वीडियो है कि माइक्रो प्रोसेसर कहते किसको हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस जनरेशन में कंप्यूटर में आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। ठीक है, अब जब इतने सारे यूज हो रहे हैं, यानी कि एक ही चिप यानी वेरी लार्ज स्केल वीएलएसआई जब यूज हो रहा है, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर जब यूज होने लगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था बड़े सॉफ्टली काम करता था। ठीक है, तो आकार में भी कमी आई होगी और क्षमता जो होगी इसकी वृद्धि जो होगी बढ़ी होगी, कैपेसिटी। आगे देखिए, इस जनरेशन कंप्यूटर स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी और डिस्क टेप, सेमीकंडक्टर मेमोरी किसको बोलते हैं, उसी आपको पेन ड्राइव को बोलते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, टेप और डिस्क टेप, यानी डिस्क टेप हुई सीडी डीवीडी जो आप लोग यूज करते हैं उसी की बात हो रही है, में वृद्धि हुई। अब ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर है की स्पीड पिको सेकेंड में होती है, यानी पिको सेकेंड की स्पीड होती है, पिको सेकेंड में मापी जाती है। ठीक है, एक चीज और है, मैं आपको बता रहा हूँ मापी जाती है, मापी नहीं जाती है यहाँ पे, यानी कि उसकी स्पीड जो है, मापी तो हर्ट में मापते हैं हम कंप्यूटर की स्पीड, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कंप्यूटर की स्पीड जो है हर्ट में मापी जाती है। पिको सेकेंड की बात हो रही है, पिको सेकेंड जो है ना उसकी स्पीड होती थी, यानी कहने का मतलब यह है कि एक गाड़ी की स्पीड क्या होती है। ठीक है, अभी एक नैनो के ले लीजिए, उसकी मैक्सिमम स्पीड 50 से 60 70 की स्पीड होती है। ठीक है, अब स्कोडा ले लीजिए, स्विफ्ट ले लीजिए, वो आपकी 80 90 की उतनी ही देर में आपकी स्पीड हो जाती है। अब बाइक में पल्सर ले लीजिए, ठीक है, होंडा की कोई गाड़ी ले लीजिए, ठीक है, जितनी स्पोर्ट बाइकें होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा देती हैं, माइलेज कम होता है। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड यानी कि पिको सेकेंड में कैलकुलेशन कर सकता था, और उसको मापेंगे कैसे, हर्ट में मापेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये पिको सेकेंड में काम कर रहा है। आगे देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का विकास एम.आई. हॉप ने 1971 में किया था। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर, इसी की बात हो रही है, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है इसकी आविष्कार किसने किया था, 1971 में एम.आई. हॉप ने किया था।
जिसमें पीसी यानी पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। अब ये पर्सनल कंप्यूटर क्या है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल से मैं बता देता हूँ कि जो अभी आप लोग यूज कर रहे हैं वो पर्सनल कंप्यूटर है। आपके पास जो डेस्कटॉप होते हैं ना, कीबोर्ड माउस मॉनिटर सीपीयू, उसी को हम पीसी के नाम से जानते हैं, उसी को बोलते हैं पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। आगे देखिए, इस जनरेशन में कंप्यूटर में हाई स्पीड वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। आगे देखिए, 1981 में आईबीएम के द्वारा, यानी आईबीएम एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक प्रकार की कंपनी है जिन्होंने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे पीसी कहा गया। ठीक है, यानी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो क्या होता है, वो पीसी होते हैं, यानी कि वो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक भाग होता है। ठीक है, आगे देखिए, इस जनरेशन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ग्राफिकल कंप्यूटर यानी कि जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड होता थे, ये जो फिगर जो डिस्प्ले होता था वो ब्लैक एंड वाइट होता था। ठीक है, लेकिन फोर्थ जनरेशन के जो डिस्प्ले होते थे, जो कंप्यूटर के डिस्प्ले होता था, वो कलरफुल होता था। ठीक है, अब एक एग्जांपल, जैसे कि अभी क्या होता था, पहले जब स्कूल या कहीं ऐसे जगह पे जब फोटो आपको मांगा जाता था तो वहाँ पे लिखा होता था कि भाई अपना फोटो ब्लैक एंड वाइट में लेकर आइए। ठीक है, या कलर में लेके आइए। तो हम लोग जब फोटो स्टूडियो के पास जाते थे तो वहाँ पे क्या बोलते थे कि भाई हमारा फोटो जो है ना, या आप ब्लैक एंड वाइट खींच के दे दीजिए। अब तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना चला गया। क्यों चला गया, भाई उसमें ब्लैक एंड वाइट ही चलता था, कलर फोटो होता ही नहीं था। कलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंपल वे में अगर समझाया जाए तो जीयूआई, ग्राफिक इंटरफेस। ठीक है, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस बोला जाता है। आगे देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर ओएस के लिए एमएस डॉस, एमएस विंडोज तथा एप्पल, यानी एप्पल के जो सिस्टम है एप्पल ओएस का विकास हुआ था। ठीक है, यानी कि अभी आपको यहाँ से भी है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज हैं वो किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। अगर कोई पूछता है तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि फोर्थ जनरेशन से ही यूज होना स्टार्ट हो गया था। आगे देखिए, इस जनरेशन कंप्यूटर में लैंग्वेज में सी लैंग्वेज का विकास हुआ था जिसमें प्रोग्राम लिखना आसान हो गया था। सही है, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो ये हमारे जनरेशन चलते थे, इस तरीके से हमारा काम होता था। चलिए नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन हमारा आ गया कि फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन देखिए बड़ा छोटा सा है। छोटा सा इसलिए है क्योंकि फिफ्थ जनरेशन अभी क्या है, विकसित है, अब विकास हो रहा है, विकासशील हो रही है अभी। ठीक है, अभी इस पे जो अभी काम चल रहा है और अभी ये अपडेट ही हो रहे हैं। अभी तक क्या है, फिफ्थ जनरेशन अभी कंप्लीट होगा, अभी कोई अभी आइडिया नहीं है। अब देखिए, इस जनरेशन में कंप्यूटर यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, का विकास हुआ था। आगे, इस जनरेशन में कंप्यूटर स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब जो होते हैं ना आपका, ये सब आपके यूज होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इस जनरेशन के कंप्यूटर में नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ था। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये एक आपका जो होता है ना, इस सर्च इंजन का काम करता है, यानी कि पूरे देश में एक ही सूचनाओं को हर जगह मिलाने का काम करता है। ठीक है, ये नेटवर्किंग क्लास है, जब भी आप लोग कभी नेटवर्किंग क्लास जब करेंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आएगा कि सर्च इंजन क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग अभी जैसे अभी हमारा अभी ट्रिपल सी का भी क्लासेज चालू हो रही हैं। ठीक है, तो ट्रिपल सी की क्लासेज जब आप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें, आपको वहाँ पे नेटवर्किंग की क्लासेज चलाई जाएगी, बताई जाएगी आपको, तब समझ में आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑन द बेसिक्स ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि साइज और उसकी क्षमता, कैपेसिटी के आधार पे कंप्यूटर। तो जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, बहुत प्रचलित कंप्यूटर है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से अभी हम लोग स्टार्टिंग में आपको बताया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो देखिए जो सबसे पहला जो यूज हुआ था मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा होता है, इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर देखिए आप लोग। अब आप लोग कहेंगे कि अरे भाई यही है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आज तो हमारे सामने एक छोटा सा एक टीवी की तरह डिस्प्ले होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, इसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इस फिगर के माध्यम से देख लीजिए, यही हमारा जो होता था मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, और यह आपकी पूरी बड़ी सी बिल्डिंग में रखी जाती थी। ठीक है, आज भी रखी जाती है। ठीक है, लेकिन वो मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होता है, वो एक प्रकार का सर्वर होता है जहाँ पे सभी डाटा यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, जो ये 24 घंटे चलते रहते हैं।
तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब भाई माइक्रो प्रोसेसर यानी जब क्षमता, जब आपकी इसमें संख्या जब अधिक होगी तो क्षमता भी अधिक होगा। इस कंप्यूटर पर काम करने और स्टोरेज की क्षमता अत्यंत अधिक होती है तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। वाह क्या बात है। यह सामान्यतः 3264 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज करता है। ठीक है, और इस कंप्यूटर पे एक साथ कई लोग अलग अलग काम करते हैं। भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब आपने इसे प्रोसेसर यानी आपने दिमाग ही बहुत दे दिया, अधिक दे दिया, तो भाई अलग अलग लोग काम करेंगे ही। अगर एक ही बंदा कहाँ संभाल पाएगा कई सारे दिमाग को। ठीक है, इस कंप्यूटर में ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ऑनलाइन रहकर आप कई सारे देशों के भी डाटा को आप यहाँ पे सर्व कर सकते थे। इसका उपयोग कौन करता है? बड़ी कंपनियां, बैंक, रक्षा विभाग, अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर, अंतरिक्ष आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम की कुछ कहानियां थी। ठीक है, आपके लिए तो एक कहानी है, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से तो एक कहानी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। देखिए, मिनी कंप्यूटर का थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए फिगर के माध्यम से, क्योंकि अब तो ये हम लोग देख सकते नहीं। क्यों देख नहीं सकते? क्योंकि भाई अब इसका यूज में है नहीं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का यूज तो है नहीं, तो भाई इसको फिगर के माध्यम से देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि ये कैसा होता है। अब देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर में कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि साइज का थोड़ा सा डिफरेंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था और मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा मेन फ्रेम से छोटा होता था। वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा है यह कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका आविष्कार 1965 में डेक कंपनी के द्वारा हुआ था। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछली जो स्लाइड चली है उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। इस कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इसकी स्टोरेज पावर स्पीड अधिक होती है। इस कंप्यूटर का उपयोग बड़े बड़े कंपनियां आदि अनुसंधान केंद्र में किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये भी कहने का मतलब है कि एक आम इंसान इसके यूज से बाहर था। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां या जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती थी या बड़े बड़े कोई ऑफिस होते थे जहाँ रिसर्च सेंटर होते थे, वहाँ पे ही लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब तो हर जगह आपका सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या कह रहा है? माइक्रो कंप्यूटर 1950 के विकास के प्रारंभ में हुआ था, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर, यानी कहने का मतलब जब सीपीयू जो होते थे, वो सीपीयू की यही बात यहाँ पे कैबिनेट की बात कर रहा है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने जाने लगा और इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने किया था। इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर में वीएलएसआई, ईएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई। ठीक है, यानी कहने का मतलब वीएलएसआई और ईएलएसआई की वजह से माइक्रो प्रोसेसर के जो आकार थी वो कम हो गई थी और इसकी जो पावर थी कई गुना बढ़ गई। और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता हर क्षेत्र में, हर एरिया में पहुंचा दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब माइक्रो कंप्यूटर जब आ गया मार्केट में, तो यानी हर एक इंसान की अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको यूज कर सकता है, खरीद सकता है और चला सकता है। ठीक है, अब देखिए लिख भी रहा है यहाँ पे कि इसका यूज घर, ऑफिस, स्कूल, व्यापार, उत्पाद, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत स्थानों में यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बात होना चाहिए कि जो आप कंप्यूटर यूज करते थे यानी क्या है वो, यानी जो आप लैपटॉप है या पर्सनल कंप्यूटर जो जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डेस्कटॉप हैं, ये सब सारी चीज़ें, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा माइक्रो कंप्यूटर की बात क्या कह रहा है। माइक्रो कंप्यूटर में आपका इस आधारित कुछ निम्न कंप्यूटर इस प्रकार है। ठीक है, तो माइक्रो यहाँ पे कहने का मतलब है कि माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहला आता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी जिसको हम लोग पीसी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आजकल यूज होने वाला पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ही है। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, यानी कि जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, क्या होता है एक समय में एक ही बंदा यूज कर सकता है? ऐसा तो नहीं है ना, ये आप एक ही बंदा, एक ही कंप्यूटर है तो कई लोग बैठ के काम कर रहे हैं उस पर, कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्य करने की कैपेसिटी होती है, जैसे कि मल्टीटास्किंग की बात हो रही है, यानी कि इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग होती थी और उसमें एक साथ कई सारे टास्कों को पूरा करने की क्षमता होती है, जिसे मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसकी क्लास अटेंड कर ली सॉफ्टवेयर में, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पीसी को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में इंटरनेट को जोड़ा जा सकता है और पीसी को बनाने वाले कुछ कंपनियां निम्न हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है, ये आपकी पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी है, आईबीएम है, लेनोवो है, एप्पल है, जेंथ है, एचसीएल है, एचपी है। आप एचपी का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए मुझे कि एचपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद तो हम बताएंगे आपको, कमेंट करिएगा उसके बाद हम बताएंगे। इस कंप्यूटर का यूज घर, ऑफिस, व्यापार, स्टडी, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन आदि के लिए किया जाता है। भाई ये आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता था ये सब के लिए होता था, इसलिए सब लोग इसका यूज करने रहे। आगे देखिए, पीसी का विकास 1981 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें माइक्रो 8088 प्रोसेसर का यूज किया। इसमें एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसी को मैग्नेटिक ऑप्टिकल की बात कर रहा है। ठीक है, हार्ड आपका जो होता था एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर पीसी को और पावर देने का काम किया जा गया। इसे पीसी एक्सटी यानी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है और 1984 में उसी कंप्यूटर को थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया सीपीयू को, इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर बने पीसी को पीसी एटी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया और यह वर्तमान पीढ़ी में सभी पीसी में पीसी एटी को ही कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पीसी एटी पे ही आधारित है और वो पीसी एटी पे ही काम होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटबुक की। नोटबुक क्या है, नोटबुक आप नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, यानी जो लैपटॉप आप यूज करते हैं उसी की भी बात हो रही है, वो दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग रख दिया। नोटबुक में थोड़ा सा फंक्शन कम होता है, अब लैपटॉप में सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं, बस अंतर यही है। यह कंप्यूटर नोटबुक के आकार का होता है, यह कंप्यूटर जिसे कहीं पर भी ले जाया जाता है। ठीक है, अब देखते होंगे लैपटॉप को उसको मोड़ लेते हैं, आप बैग में रखकर आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन आप अपने पीसी को नहीं ले जा सकते, यानी कंप्यूटर को आप जो है ना आपका कंप्यूटर उसको नहीं ले जा सकते हैं। ये कंप्यूटर मोड़ने योग्य एलसीडी होता है ना, कि आप एलसीडी को ऐसे मोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, सीडी एंड डीवीडी आदि पार्ट लगे होते हैं। ये तो सभी पार्ट सब पर्सनल कंप्यूटर में भी लगे होते हैं, लेकिन इसमें लगने के बावजूद क्या होता था, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जाकर काम कर सकते हैं। अब देखिए, यह कंप्यूटर लाइट के बिना भी कार्य कर सकता है। अब लाइट के बिना काम कैसे कर सकता है, क्योंकि इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है और इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट को जोड़ा जा सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेट को जब चलाना होता था, आप जैसे क्या करते हैं, वाईफाई ले लेते हैं या कोई आपका इंटरनेट कनेक्टर है तो आप उससे भी इंटरनेट चला सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये सब सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्क स्टेशन की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका यूज वैज्ञानिक, इंजीनियर और भवन निर्माण आदि में किया जाता है। ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी ये जो वर्क स्टेशन है ये थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के लिए नहीं होता था, ये किसी स्टेशन पे या कहीं और ऐसे जगहों पे यूज किया जाता था। ठीक है, जहाँ पे आपका इंजीनियर होते हैं, जहाँ वैज्ञानिक होते हैं या कोई इसका रिसर्च का होता है, वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे, ये आपका लैपटॉप हो गया, ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया, ये फॉर्म टॉप हो गया। ठीक है, फॉर्म टॉप को हम लोग मोबाइल भी जो है हम लोग कहते हैं, मोबाइल की बात होती है। देखिए फॉर्म टॉप क्या करा है, एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें हाथ में रख कर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है, होता है क्यों नहीं। अब अपना आपका जो मोबाइल है एंड्रॉयड, अब उसमें सारे काम तो कर सकते हैं, आराम से सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम फॉर्म टॉप भी कहते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, सारे चीज़ फिगर के माध्यम से देखिएगा कि हाँ लैपटॉप कैसा होता है, वर्क स्टेशन कैसे है, फॉर्म टॉप है, मोबाइल आपके हाथों में, तो आप उसको तो देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए।
सुपर कंप्यूटर जो आज के पूरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो इस सभी कंप्यूटरों पे एक राजा की तरह, एक किंग की तरह राज करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये सुपर कंप्यूटर, अगर एक और आपको एक एग्जांपल दें, आप लोग क्रिस फिल्म देखा होगा आप लोगों ने। क्रिस में सुपर कंप्यूटर जो होता है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा हीरो होता है, ऋतिक रोशन, जो चलाता है हाथों के उसकी 6 उंगलियां जो होती हैं, ठीक है। तो आपका वहां पे देखिए वो सुपर कंप्यूटर होता है, वही उसी का एक दूसरा रूप है, ठीक है। ये वही सुपर कंप्यूटर, बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर। देखिए क्या कह रहे हैं, ये अब तक का बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, और ये बहुत ही महंगा। भाई शक्तिशाली है तो महंगा तो होना ही है। इस कंप्यूटर में कई प्रोसेसर, ठीक है, समांतर क्रम में लगे होते हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसर यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब आप प्रोसेसर आप जब समांतर क्रम में लगा दिया तो कम से कम इंसान, जब जो यूजर होंगे वो भी तो करेंगे ही करेंगे। एक यूजर कहाँ यूज कर सकता है इतना, ठीक है। विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में। यानी कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो बता रहा हूँ। क्रे के 1S, ठीक है, आई नहीं है, क्रे के 1S, ये पूरे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण किसने किया था, अमेरिका का क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में किया था। ये सब ईयर और कंपनी का नाम और कंप्यूटर का नाम याद रखिएगा। इस कंप्यूटर का यूज पेट्रोलियम उद्योग में तेल के खानों का पता लगाने, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय यानी जो जमीन के अंदर की जो खनिज लवण जो होते हैं उनका रिसर्च करना, सर्वेक्षण करना, स्वचालित वाहनों का यानी ऑटोमेटिक जो गाड़ियां आज के डेट में चल रही हैं उनका डिजाइन करना आदि, परमाणु भट्टी यानी परमाणु जो होती हैं परमाणु, ठीक है, उसको चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर का ही यूज होता है, रिसर्च आदि में किया जाता है। अब आगे देखिए भारत की बात कर रहे हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि परम 10,000 और परम 8,000 दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। अधिकतर बुक में एक बोलते हैं कि परम 8,000 पहला है और कहीं कहीं पे परम 10,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से वहाँ पे अगर परम 8,000 है तो वहाँ पे 8,000 टिक करेगा, 10,000 हो तो 10,000 करेगा, अगर दोनों दिया है तो 8,000 सही कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, दोनों अपना सेट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स आपका है कि बहुत ही चुनिंदा, बहुत कुछ सोच कर ही बनाया गया है, ठीक है, बहुत सारे निचोड़ बनाया गया है, तो आपको इसमें जो है कि गलती ना के बराबर है। आगे देखिए इसका निर्माण किसने किया था, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका पूरा ऑफिस का है पुणे में, यानी कि जिसको पूना बोलते हैं शॉर्टकट में लोग, पुणे के द्वारा 1998 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए विश्व का सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने कब किया था, 1979 में, और भारत ने कब किया था, 1998 में। सीधे आपका 16 यानी कि 1880 यानी कि 18 साल में किया था। यानी कि कहने का मतलब है कि आज भी अमेरिका से अगर सिंपल से अगर इसी की बात किया जाए तो 18 साल पीछे हैं, ठीक है। इसकी गणना कैपेसिटी 100 गीगा फ्लॉप यानी कि 1 खरब प्रति सेकेंड। अब सोचें, यानी कि 1 खरब आपको गणना करना है, यानी कि 100 करोड़ बराबर 1 खरब की गणना आपको 1 सेकेंड में कर सकता है इस कंप्यूटर की। सोचिए कितनी शक्तिशाली कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर का निर्माण जो है सीडेक के निर्देशक मिस्टर विजय भास्कर को जाता है। यानी आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि जो परम 10,000 है सीडेक कंपनी के जो बनाया था इन्होंने, कौन, विजय भास्कर, जिन्होंने सीडेक का एक परम पदम के नाम से सुपर कंप्यूटर का विकास किया। और इस तरीके से सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों में ही है। यानी कहने का मतलब अभी तक एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी सुपर कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है, यानी पूरे वर्ल्ड में पूरे देश में आपको फैला हुआ नहीं, ठीक है। अभी अमेरिका, जापान, चाइना, इजराइल और इंडिया के पास ही उपलब्ध है, और किसी देश के पास अभी नहीं है, ठीक है। वैसे विकसित कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा सा विकसित नहीं है, कम है। चलिए आगे देखिए, हम लोग अब एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, तो ये एनालॉग का देख लीजिए, एक आपका
एनालॉग कंप्यूटर, ये स्पीडोमीटर है, इसको देखिए। अभी आगे अभी समझ में आएगा आप लोग को क्या है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है, यह एक कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एनालॉग के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी गति अत्यंत धीमी होती है, और यह घड़ी, स्पीडोमीटर या वोल्ट मीटर के आदि इसके उदाहरण है। तो ये जो है ना आपका, ये वोल्ट मीटर है और ये आपका स्पीडोमीटर। अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, देखते होंगे जो आपकी बाइक होती है या आपका फोर व्हीलर है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ दूरी मापी जाती है वो सब किसकी होती है, स्पीडोमीटर का काम होती है। यानी कहने का मतलब ये सब कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं, लेकिन ये कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। यानी आप इससे आप किसी को भी कह सकते हैं कि आप जो बाइक चलाते हो, आप जो फोर व्हीलर चलाते हो, या जहाँ पे दूरियां मापी जाती है, ठीक है, तो ये सब क्या है, सब कंप्यूटर के ही भाग हैं, लेकिन ये कौन से कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। आप किसी से भी नहीं कह सकते। यानी आप बस एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर क्या है, आपको मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। कंप्यूटर गणना के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को गणना की मशीन ही मानते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर यानी जो आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलती है तथा गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का यूज करते हैं। 0 1 आपका कौन सा यूज करता है, यही पर्सनल कंप्यूटर यूज करता है। यानी जितने डिजिटल कंप्यूटर हैं और इनकी स्पीड तीव्र होती है, और वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। एग्जाम्पल के लिए पीसी ले लीजिए, यानी पर्सनल कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण है। एक कैलकुलेशन तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल का यूज किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग संकेतों का यूज किया जाता है। और इस तरह कंप्यूटर का यूज रक्षा विभाग, वैज्ञानिक आदि में किया जाता है, ठीक है। नहीं, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए पेट्रोल पंप, ब्लड प्रेशर मशीन, ठीक है, थर्मामीटर ले लीजिए। ये सब क्या है, ये सब आपके हाइब्रिड कंप्यूटर हैं, ठीक है। आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में इन्वर्टर भी आ जाता है। ये सब जितने हैं ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। यानी ये दोनों काम, यानी टेम्परेचर भी मापने का काम करते हैं और कैलकुलेशन करने का भी काम करते हैं, ठीक है। आपका ये सब जो दो काम करते हैं, यानी टेम्परेचर भी माप सकते हैं और कैलकुलेशन भी करते हैं। तो इस तरीके जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर यानी जो उपकरण हैं, ये सब आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको आज की क्लासेज आपको समझ में आएगी। आपकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप इसको हमें ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास आप लोग को अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट बार में बताएं। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको रेड कलर का जो बटन है, सब्सक्राइब का बटन, उसके एक बार बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। आपके ऐसे और सारी क्लास ऐसे अटेंड करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।